ओके जी, तो कॉर्नियल डिस्ट्रोफी शुरू करते हैं। डिस्ट्रोफीज का मतलब होता है मेडिकल की लैंग्वेज में किसी चीज़ का थिन होना। जैसे कोई मसल है, अगर वो थिन हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे डिस्ट्रोफी हो चुकी है मसल की। लेकिन कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज के अंदर देखा जाएगा कि जब कॉर्निया के अंदर कोई ओपेसिटीज वगैरह बनेगी, विजन डिस्टर्ब होगी, तो उसके नीचे को हम कहेंगे डिस्ट्रोफीज। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो डिजनरेशन पढ़ी थी हमने, उसके अंदर भी तो ओपेसिटीज बन रही थी, ठीक है। तो वो इसमें क्यों नहीं इंक्लूड हो रही, वो इस वजह से इंक्लूड नहीं होगी। जो डिजनरेशन थी वो पहले क्योंकि बॉडी में डिसऑर्डर होता था, उसके बाद ही वो डिजनरेशन आ रही है। जैसे कोई एज रिलेटेड हो सकता था, जैसे सिनेलस पड़ा था, ठीक है, या फिर कोई हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, हाइपरपैराथायरिज्म हो सकता है, या फिर कोई ऐसा डिसऑर्डर चल रहा हो आंख के अंदर जिसके रिजल्ट में ओपेसिटीज बने हमारी आंख के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, डिजनरेशन को कहेंगे हम, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रोफी हमारी जेनेटिकली होगी सारी की सारी, ठीक है, और ये फर्स्ट 2 डेकेड्स के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी, मतलब पहले 20 साल के अंदर मोस्टली प्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट मोस्टली देखी जाएंगी, जो कि जेनेटिकली होंगी। वो वाली थी डिसऑर्डर की वजह से और थी किसी की वजह से, तो उसको हम डिजनरेशन में डाल सकते। डिस्ट्रोफीज वाली कौन सी है, जेनेटिकली हैं, और दोनों की दोनों नॉन इन्फ्लामेटरी हैं, डिस्ट्रोफीज भी और डिजनरेशन भी। और ये प्रोग्रेसिव कंडीशन होगी डिस्ट्रोफीज। प्रोग्रेसिव क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है जेनेटिकली इसका कोज हम ट्रीट कर ही नहीं सकते। जो डिजनरेशन है उसको हम रोक लेते थे, अगर हम कोज ट्रीट कर देते थे वो वहीं की वहीं रुक जाती है। लेकिन ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और पूरी की पूरी ब्लाइंडनेस कर देगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइलेटरल होगी, दोनों आंखों में होगी। डिजनरेशन एक आंख के अंदर भी हो सकती है, ये मोस्टली या ऑलमोस्ट 99% केसेज में बाइलेटरल ही होगी, दोनों आंखों को इफेक्ट करेगी। जिसकी टाइप्स के जो चलते हैं उसमें आ जाएगा एंटीरियर डिस्ट्रोफीज, ठीक है, फिर स्ट्रोमल डिस्ट्रोफीज आ जाएंगी, फिर पोस्टीरियर डिस्ट्रोफीज आ जाएंगे। आप लोगों ने लेयर्स पढ़ी थी, आप लोगों ने 5 लेयर पढ़ाई थी। सबसे पहले आई थी एपिथेलियल, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाता था बोमेंस लेयर, फिर आता था हमारा स्ट्रोमा, फिर आती थी हमारी डेस्मेंट लेयर, उसके बाद सबसे लास्ट एंडोथेलियल लेयर। जो पहली 2 लेयर्स को इन्वॉल्व करेगा उसको हम कहेंगे एंटीरियर डिस्ट्रोफीज है, ठीक है, जो कि स्ट्रोमल आ जाएगा। स्ट्रोमा से नाम को पता चल रहा है कि स्ट्रोमल डिस्ट्रोफीज आ जाएंगी। और जो दो लास्ट लेयर को इन्वॉल्व करेगा उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर डिस्ट्रोफीज हैं, ठीक है। अब हम पहले इंटीरियर डिस्ट्रोफीज देखते हैं और इसकी टाइप्स देखते हैं। इंटीरियर डिस्ट्रोफीज आ गई तो सबसे पहले याद रखना है कि सारी की सारी ऑटोसोमल डोमिनेंट, मैं आपको बता चुका हूँ जेनेटिकली है, ये याद रखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट मोस्टली आएंगी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले टाइप कौन सी है, माइक्रोसिस्टिक डिस्ट्रोफी, जिसको हम कोगन्स डिजीज़ भी कह रहे होते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा तो हमारी बहुत कॉमन है ये वाली, और ये आप लोग कोगन डिजीज बहुत दफ़ा नाम देखो, अच्छी तरीके से कर लेना इसको। इस कंडीशन के अंदर ये ऑर्गन जो हमारे फिब्रिलरी प्रोटीन है ना, ठीक है, वो डिपॉजिट होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन और बोमेंस लेयर के अंदर। आप लोगों को पता है सबसे ऊपर हमारी ये सारे आ रहे हैं एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, और नीचे उनकी ये वाली जो ब्लूइश ये वाली लाइन है ना, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और नीचे हमारी ये बोमेंस लेयर येलो वाली, इसके अंदर प्रोटीन डिपॉजिट हो गए, जिसको हम कहेंगे फिब्रिलरी प्रोटीन डिपॉजिट हो चुकी है। अब नॉर्मल कंडीशन है ना, जेनेटिकली डिफेक्ट आ रहा है, फिब्रिलरी प्रोटीन डिपॉजिट हुई। आपको पता है जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, या अगर एक एपिथेलियल सेल है उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और नीचे हमारा बोमेंस लेयर है, इनके दरमियान हेमीडेस्मोन्स होते हैं, प्रोटीन जो इन दोनों को ज्वाइन करके रख रहे होते हैं, इन दोनों लेयर्स को ज्वाइन करके रख रहे होते हैं। अगर हेमीडेस्मोन भी टूट जाएंगे जब फिब्रिलरी प्रोटीन आएंगी, ठीक है, दोनों की दोनों लेयर अलग होगी, ठीक है, दोनों लेयर अलग हुई तो दोनों की स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी, एपिथेलियल सेल्स साथ में जुड़े ही नहीं रहेंगे, बोमेंस लेयर के मतलब स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा, तो एपिथेलियल सेल्स टूट टूट के गिरना शुरू हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम कहेंगे माइक्रोसिस्टिक डिस्ट्रोफी हो चुकी, कोगन्स डिजीज को हम कह रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमारी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो कैसी देखने को मिलेगी, जब स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे ओपेसिटीज़ कैसी मिलेंगी। ओपेसिटीज़ हो सकती हैं जो हमें कोनियम सबसे पहले मिले वो डॉट लाइक हों, ऐसे डॉट डॉट बने होंगे, या फिर हो सकता है कि फिंगरप्रिंट लाइक हों, जैसे हम फिंगरप्रिंट लगाते हो लाइनें बनती हैं ना, वैसी ओपेसिटीज़ मिल सकती हैं हमें कोने के ऊपर, या फिर मैप लाइक प्रोजेक्शन मिल सकती हैं ओपेसिटीज़। जैसे आपको पता है पाकिस्तान का मैप वगैरह हो गया है, ठीक है, मैप लाइक मोटी मोटी ओपेसिटीज़ होंगी, वो आपको कोने के ऊपर देखने को मिल सकती हैं। और ये जो हमारा डिसऑर्डर है ना, इसके सिम्टम में आ जाएगा, सबसे पहले आपने लिखना है कि रिकरंट हमें पेन देखने को मिलेगी। रिकरंट क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो साथ में जुड़ ही नहीं रहे, वो नए बनेंगे टूट जाएंगे, नए बनेंगे टूट जाएंगे, और आए दिन ही पेशेंट इस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा, उसको रिकरंट पेन होगी, फिर आंखों में से पानी निकलेगा, फोटोफोबिया होगा, ब्लेफरोस्पैज्म होगा, क्योंकि वो पेन बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वो आंखों को जकड़ता है ज़ोर से, तो उसको कहेंगे ब्लेफरोस्पैज्म भी साथ में मिल रहा है। और ये रिकरंट डिसऑर्डर है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ये अक्सर का MCQs भी आ जाता होता है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा रीस-बकलर्स डिस्ट्रोफी आ जाएगी। रीस-बकलर डिस्ट्रोफी के अंदर क्या हो रहा है, एक तो ये हमारा ये भी कॉमन है, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये भी थोड़ा बहुत कॉमन है, ये नॉर्मली अर्ली चाइल्डहुड में देखा जाता है, छोटे बच्चों में देखा जाता है। और साथ में ना इसमें भी रिकरेंट कोनिन इरोजन्स होंगे, वो क्यों होंगी, सबसे पहले देख लो कि आपका इसका कोज क्या है। इसके अंदर एबनॉर्मल फिब्रस टिश्यू डिपॉजिट होंगे, उसके अंदर क्या डिपॉजिट हो रहा था, फिब्रिलरी प्रोटीन डिपॉजिट हो रही थी, उसके अंदर एबनॉर्मल फिब्रस टिश्यू डिपॉजिट होंगे। कहाँ पे डिपॉजिट होंगे, जो कि हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके अंदर, ठीक है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी, एपिथेलियल सेल्स की और एक तरह से इसको ये रिप्लेस कर देगा, नीचे वाले बोमन्स लेयर को रिप्लेस कर देगा। और ये फाइबर्स एबनॉर्मल है जो हमारी, आपको पता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी मुझे पता है कोलेजन प्रेजेंट है, आपको पता है कोलेजन प्रेजेंट है, नीचे वाली बोमन्स लेयर के अंदर भी कोलेजन वगैरह प्रेजेंट है, लेकिन ये फिब्रस टिश्यू एबनॉर्मल है। ये हमारी ओपेसिटी बना देंगे आंख के सामने, हमारी विजन को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। ये एक पैटर्न में नहीं डिपॉजिट होंगे, जो हमारे नॉर्मल होते हैं वो पैटर्न में डिपॉजिट होते हैं, वो हमारे कोर्निया को ट्रांसपेरेंट रख रहे होते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंटी लूज कर देंगे, हमारी आंख के अंदर ओपेसिटीज ला देंगे जो कि सर्कुलर इन नेचर होगी, रिंग्स बनी होंगी जब आप स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करोगे, ठीक है। और साथ में हमारी कोर्निया सेंसेशन ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी, और जो कोनी सरफेस है वो रफ नजर आएगी। रफ क्यों नजर आ रही, कहीं पे अगर फिब्ररी प्रोटीन मतलब ये जो फिब्ररी टिश्यू है ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है, तो यहाँ से हमारा जो ऊपर वाली सरफेस है ना वो ऊंची हो जाएगी। जब हम ऊपर से हाथ लगाएंगे, ठीक है, हाथ लगाएंगे, पहले नॉर्मल आ रही, फिर हमें रफ सरफेस मिलेगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी। तो ऐसे रफ सरफेस भी हमें मिलेगी कोनी सरफेस की, और साथ में कोनी सेंसिटिविटी डिक्रीज हुई होगी। फिर तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं जो कि है मीजमन्स डिस्ट्रोफी, जो कि इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा रेयर है, और अडल्टहुड में हो रही होती है, उसके सिम्टम्स भी बहुत छोटे मोटे होते हैं, और ट्रीटमेंट इसका हमें ना भी करा तो गुजारा हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये जो उसकी एपिथेलियल सेल्स की, वो एक तो अब नॉर्मली कहीं से बड़ी हो गई है, कहीं से छोटी हो गई है, कहीं से बड़ी हो कहीं से छोटी हो गई, ठीक है। और साथ में हमें एपिथेलियल सेल्स के अंदर सिस्ट भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर भी हमारी सरफेस एबनॉर्मल होगी, और इसके अंदर मतलब इतने ज़्यादा सिम्टम नहीं आते, बहुत मिनिमल और बहुत ज़्यादा रेयर है। और जो बाकी के बाकी सारी की सारी जो पूरे दो टाइप्स पड़ी, माइक्रोसिस्टिक डिस्ट्रोफी और रीस बकलर डिस्ट्रोफी, उनका ट्रीटमेंट हम लैमिलर केराटोप्लास्टी करेंगे, जो कि मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा डिटेल में। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्ट्रोमल डिस्ट्रोफीज, जो कि मेजर सेकंड वाली डिस्ट्रोफीज हैं। अब इसकी टाइप्स में कौन सी आएगी, सबसे पहले टाइप आ जाएगी ग्रैनुलर डिस्ट्रोफी, जिसके अंदर हाइलिन डिपॉजिट हो रहा होगा। आप लोगों ने ये वर्ड्स याद रख लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे, सिर्फ एक को छोड़ के, वो मैं बताऊँगा, वो याद रखना है, वो MCQ आ जाता होता है हमेशा। और इनका भी ट्रीटमेंट सबका लैमिलर केराटोप्लास्टी ही होगा। ग्रैनुलर डिस्ट्रोफीज के अंदर हमारा हाइलिन डिपॉजिट हो रहा है, कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा होगा, जो कि आपको पता है सबसे पहले एपिथेलियल लेयर आ रही, फिर बोमन्स लेयर आ रही, फिर हमारा सारा का सारा स्ट्रोमा है। एंटीरियर स्ट्रोमा के अंदर हमारे हाइलिन डिपॉजिट हो रहे होंगे। हाइलिन भी एक तरह की प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो ओपेसिटीज़ बनाएगी। ओपेसिटीज़ भी कैसी, छोटे छोटे हमें दाने देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे मिल्की वाइट ग्रैन्यूल्स हमारे कोनिया में बन चुके हैं, सामने आपके कोनिया में नजर आएंगे। और जो बाकी का एरिया होगा, मतलब ये 2 3 4 ये मिल्की वाइट ग्रैन्यूल्स बने, सेंटर में जो एरिया होगा ना बिल्कुल क्लियर होगा, उसका मतलब क्लियर सामने हमें कोनिया में नज़र आ रहा है, बाकी ओपेसिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। ये नॉर्मली पहले 10 साल के अंदर होता है, आपको बता चुका हूँ कि पहले 20 साल के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी जो भी डिसऑर्डर होगी, क्योंकि आपको पता है सारे डिसऑर्डर हैं ही हमारे जेनेटिकली हैं, तो ये पहले 10 साल में ही अपने सिम्टम्स लेके आ जाएंगे। लेकिन इसका विजन आहिस्ता आहिस्ता लॉस होता जाता है, और 40 साल की उम्र तक इंसान पूरा का पूरा ब्लाइंड हो जाता है अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो। फिर लैटिस डिस्ट्रोफी का आ जाएगा, जिसके अंदर हमारे अमाइलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट हो रहे होंगे। आप लोगों ने ये बड़ी याद रखते जाना है, पहले वाला हाइलिन, ये वाला अमाइलॉइड। अमाइलॉइड भी आपको पता है कि डिफेक्टिव प्रोटीन की कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पहले डॉट्स बनेंगे आँख के अंदर, ठीक है, डॉट्स बनेंगे, और बाद में वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और ये हमारी जो क्लिनिकल पिक्चर आएगी ना, वो ऐसी आएगी जैसे कांच टूटा नहीं होता, कांच टूट के जो पिक्चर प्रेजेंट करता है उसको हम कहेंगे लैटिस डिस्ट्रोफी। और ये हमारी जो लाइंस हैं इनको कह रहे होते हैं हम लैटिस लाइंस, ठीक है। पहले डॉट्स बने, फिर लाइंस ने ज्वाइंस किया अपने आप को एक दूसरे के साथ, क्रिस क्रॉस लाइंस बना दी हैं, और हमें इस तरह की पिक्चर प्रेजेंट होगी क्लिनिक के अंदर। आप लोगों को सारा नज़र आ रहा होगा, ये क्रिस क्रॉस जैसा एक तरह शीशा टूटा होता है, ठीक है। पहले डॉट्स बनाएंगे, फिर एक लाइन बनेगी, फिर आपस में ज्वाइन करते जाएंगे दूसरे के साथ। और उसके बाद ये होता है कि जो कंडीशन है नॉर्मली ये अर्ली लाइफ में आ जाती है, और कॉर्निया तकरीबन हेजी हो जाता है पूरा का पूरा 20 साल की उम्र में, अगर हम ट्रीट नहीं करते। ट्रीटमेंट क्या है, लैमिलर केराटोप्लास्टी। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाएगी जो कि है मैकुलर डिस्ट्रोफी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या याद रखना है आप लोगों ने कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, बाकी की सारी ऑटोसोमल डोमिनेंट आ रही थी, ठीक है। और इसके अंदर हमारी जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं वो डिपॉजिट हो रहे होंगे कॉर्निया के अंदर, कॉर्नियल स्टोमा के अंदर, और जिसको हम गैग भी कह रहे थे। गैग होता है ग्लाइकोजामाइंस ग्लाइकन्स, आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो लॉन्ग चेन शुगर्स थी, ठीक है, वो हमारे कोने के अंदर डिपॉजिट होंगी। और हमारी जो ओपेसिटीज बनेगी ना, वो क्योंकि शेप नहीं होगी, बड़ी रैंडम सी शेप होगी, कहीं से मोटी कहीं से पतली, कहीं पे डॉट कहीं भी कुछ, ठीक है। और बाकी का कोर्निया सारा का सारा हेजी हो जाएगा, मतलब धुंधला हो जाएगा कोर्निया। और ये भी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, पहले डेकेड में आ जाती है, उसके बाद बढ़ती हमारे कोर्निया को पूरा ब्लाइंड कर देंगे। और उसके बाद लास्ट
मेजर टाइप आ जाती है पोस्टीरियर डिस्ट्रोफी, जिसके अंदर हमारी कौन सी लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, डेस्मेंट लेयर और एंडोथीलियल लेयर। उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप है जिसको हम कहते हैं फुक्स एंडोथीलियल डिस्ट्रोफी। इस कंडीशन के अंदर ये हो रहा होगा कि जो हमारे बाइलेटरल दोनों आंखों के एंडोथीलियल सेल्स लॉस हो रहे होंगे। एंडोथीलियल सेल्स हमारी आखिरी वाली लेयर है। आप लोगों को एंडोथीलियल सेल्स के फंक्शन पढ़ाए जब कि इसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो कि हमारे जो अंदर हमारा कॉर्निया है उसके अंदर जो पानी है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। एक तरह 70% हाइड्रेशन मेंटेन करनी होती है इन्होंने। अगर ये हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, आपको पता है क्या होगा कि कॉर्निया के अंदर पानी भर जाएगा, कॉर्नियल एडीमा हो जाएगा। कॉर्निया के अंदर पानी भरेगा तो हमारा विजन ब्लरी हो जाएगा, तो हमें सही तरीके से नज़र नहीं आ पाएगा। एंडोथीलियल सेल्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा, तो एडीमा ही होगा। उस कंडीशन को हम एक तो एक हेरिडिटी कंडीशन है और कंजेनिटल भी है। कंजेनिटल मतलब ये पहले 10 साल में भी आ सकती है, और हेरिडिटी का मतलब ये है कि हमारी मिडिल एज में भी आ सकती है, 30 से 40 साल की उम्र में भी आ सकती है। और ये बाइलेटरल दोनों आंखों के एंडोथीलियल सेल्स को लॉस करेगी। और उसके बाद ये फीमेल में ज़्यादा देखी गई है। 4 औरतों को ये इफेक्ट कर रहा है तो एक मर्द को इफेक्ट करेगा, ठीक है। और ऑनसेट का नॉर्मली मिडिल एज होता है, आपको बता चुका हूँ कि ये हेरिडिटी डिसऑर्डर है। कंजेनिटल केसेस भी आ सकते हैं कि पहले 10 साल के अंदर भी आ सकते हैं, और नॉर्मली मिडिल एज के अंदर इसका ऑनसेट आएगा, और उसके बाद ग्रेजुअली हमारी आइज़ को इफेक्ट करता जाएगा। और नॉर्मली ये देखा गया अगर कोई पेशेंट नहीं भी प्रेजेंट करता है सिम्टम, अगर उसके बाद में उसकी कोई ओकुलर सर्जरी हुई है ना, कुछ हमने आंख की सर्जरी वगैरह कराई है, तो ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, हेरिडिटी एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद प्रेजेंटेशन इसकी जो होगी वो क्या होगी, एक तो एक ग्रेजुअली डिक्रीज इन विजन आएगा, आहिस्ता 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 हमारी विजन डिक्रीज होती जाएगी। और मॉर्निंग में वर्स होगी। मॉर्निंग में क्यों वर्स होगी, आपको पता है रात को जब हम सोते हैं तो लेटे होते हैं, ठीक है, और जो हमारा एक्वियस ह्यूमर होता है वो पीछे का पीछे ही रहता है, और जो आंखों में पानी वगैरह भी होगा वो भी ग्रेविटी से निकल के पीछे आ जाएगा। तो सुबह को उठेंगे थोड़ी बहुत आपकी आईसाइट ठीक होगी, फिर आहिस्ता 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 जिस तरह से टाइम गुजरता जाएगा वर्स होती जाएगी, क्योंकि आप उठोगे चलोगे तो आपके एंडोथेलियल सेल्स की स्पोर्ट है ही नहीं है, तो जो एक्वियस ह्यूमर है वो सारा का सारा हमारा कॉर्निया के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एडीमा होगा और कॉर्निया हेजी हो जाएगा और हमारी विजन डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है जो अक्सर बाद एमसीक्यू आ जाता है वो है कॉर्नियल कुटाटा फॉर्मेशन हो जाती है। कॉर्नियल कुटाटा फॉर्मेशन क्या है, जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स जो थोड़े बहुत बचे हैं ना, एक तो वो एबनॉर्मल है, वो एबनॉर्मली ही इरेगुलर सिक्रीशंस करेंगे। वो इरेगुलर सिक्रीशन जाके ना ऊपर हमारे कॉर्निया के अंदर एक तरह की कॉर्नियल ओपेसिटीज़ बना देंगे, ठीक है। और कॉर्निया जब हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें ओपेसिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, छोटी मोटी, जो कि कॉर्नियल गुटाटा फॉर्मेशन होगी। और उसके अलावा हमारा कॉर्निया सारा का सारा हेजी हुआ होगा। हेजी क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉर्नियल एडीमा हो रहा है। कॉर्नियल एडीमा क्यों हो रहा है, एंडोथेलियल सेल्स ही नहीं वर्क कर पा रहे। और उसके बाद हमें कॉर्नियल केराटोपैथी देखने को मिलेगी, और साथ में कॉर्नियल स्कारिंग। आपको पता है जब बीच में ओपेसिटीज़ वगैरह है, एंडोथेलियल सेल्स का एडीमा हो चुका है, मतलब बाकी सेल्स का एडीमा हो चुका है, और सेल्स फटेंगे, एट द एंड उनकी स्कारिंग ही होनी है। स्कारिंग होगी तो हमारा परमानेंटली जो कॉर्निया फ़र्क हो जाएगा, ओपेसिटी आ जाएगी। और उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन देना है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन आपको पता है वो जो हमारे कॉर्निया के अंदर पानी है उसको सींच लेगा, बाहर निकाल लेगा, और हम इसका सोल्यूशन को रिमूव करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा एडीमा क्योर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सॉफ्ट लेंसेज यूज़ कर लो, ये भी काफ़ी मुफीद साबित हुए हैं। और उसके बाद एक सर्जरी है जिसको हम कहते हैं डेस्मेंट स्ट्रिपलिंग एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, जिसके अंदर हम थोड़ा सा जो कॉर्निया का पोर्शन है वो रिमूव कर रहे होते हैं, नीचे की जो सारी की सारी डेस्मेंट लेयर उसको रिमूव कर रहे होते हैं, और एंडोथेलियल सेल्स को लेयर को रिमूव करके, इन तीनों को लेयर को रिमूव करके कॉर्निया जो डोनर दे रहा है उसकी वो 3 लेयर हमने यहाँ पे लगा देनी है और हमारा काम हो जाना है।